गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो क्लास 12th के लिए होगा। ये CBSE और यूपी बोर्ड के लिए होगा। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने लास्ट चैप्टर में डिफाइन किया था, जब भी चार्ज रेस्ट पोजिशन में होगा तो जो हम उस पर स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ बात करते हैं पोटेंशियल। क्या वर्ड है यहाँ पर? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मीन्स होता है पोजीशन। तो हम पोजीशन क्या होगी, किसकी होगी? चार्ज की पोजीशन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कोई भी चार्ज जब अपनी लोकेशन चेंज करेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका पोटेंशियल चेंज होता रहेगा। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, इस चैप्टर के दो टॉपिक पढ़ेंगे, तो पोटेंशियल के रिलेटेड और एक पढ़ेंगे कैपेसिटर के रिलेटेड। तो कैपेसिटेंस में क्या होगा, कोई भी जैसे किसी भी डिवाइस के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है उसे बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर कर लेगा, जो उसकी कैपेबिलिटी होगी चार्ज स्टोर करने की, उसकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड लास्ट पार्ट होगा इसका कैपेसिटेंस। तो चलो पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। The amount of work done in moving a point positive charge from one point to other against electrostatic forces. Keep on mind that test charge speed very slow. देखो इसमें क्या बात बोली गई है। अगर कोई पास टेस्ट चार्ज है, अगर वो टेस्ट चार्ज अगर मान लो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है, अगर कोई टेस्ट चार्ज एक पॉइंट से दूसरी तरफ पॉइंट मूव करेगा, तो वहाँ पर हमें किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो हमारे पास वर्क क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पर बोल रखा वर्क डन। क्या बोल रखा? वर्क डन इन मूविंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, किस अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो या फिर बोल दो अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या होगा, जो चार्ज को हम मूव कराएंगे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इसमें क्या होगी, जो चार्ज की स्पीड होगी वो क्या होगी, अप्रॉक्स 0 रखनी है आपको। क्यों? अगर 0 हम रखेंगे क्योंकि वहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, हम पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, हमें जो उसकी स्पीड होगी क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी। अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv²। तो यहाँ पर v की क्या हो जाएगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या यहाँ पर 0 हो जाएगी। इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का VA माइनस BB, जहाँ पर V क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0, जहाँ पर W क्या होता है, W होता है आपका पास वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। उसे मूव करा है क्या, A से B की तरफ। देखो यहाँ पर दिखा रखा, देखो कोई मेरे पास पॉइंट चार्ज इस B पर था। कहाँ पर था? टेस्ट चार्ज इस B पॉइंट पर था, Q0, और मैं इसको मूव कराया मैंने A पॉइंट तक। किसके पॉइंट? A पॉइंट तक। और यहाँ पर एक प्रेजेंट टाइम में Q चार्ज जो है, सोर्स चार्ज, वो ऑलवेज है यहाँ पर। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर की ओर। देखो दिखा रखा फिगर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका इधर की ओर। तो मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो भी कोई पॉइंट चार्ज होता है क्या लगाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स को जनरेट करना। क्या करना? फोर्स को जनरेट करना। तो हमें इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और वो जो हमारे पास वर्क होगा वो किस में जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क में जाएगा। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे एक बात बोल रखी है कि W एक्सटर्नल मतलब जो हमने काम किया होगा B से A की तरफ, तो वो हमेशा, अगर मैं जैसे मैंने वर्क किया B से A की तरफ, तो जब भी हम किसी के अगेंस्ट वर्क करेंगे वो हमारा वर्क होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो मैंने इसके अगेंस्ट वर्क करा तो कैसा वर्क आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा। अगर मैं B से A की तरफ लेकर जाऊँ वर्क को, यानी कि जैसे मान लो मैंने बोला आपसे कि B पॉइंट पर एक चार्ज है और मैं उसे A पॉइंट पर लेकर गया यहाँ तक, तो यहाँ पर मान लो मेरे पास 5 जूल वर्क खर्च हुआ। अगर मैं B से A की तरफ लेकर जाऊँ तो यहाँ भी क्या होगा, 5 जूल वर्क होगा। ठीक, एक बात तो ध्यान सुनना, जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स कब बोलेंगे, जब
किसी भी जैसे मान लो मैंने एक वर्क किया ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, और मेरा वर्क हुआ 5 जूल वर्क। क्या हुआ? 5 जूल वर्क। अगर मैं वो पाथ चूज़ ना करके किसी और पाथ पे लेकर जाऊँ तो हमेशा वर्क भी कितना होगा? वो 5 जूल होगा। जैसे फिगर के अंदर देखो, अगर मैं इस वाले चार्ज को, पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ से इधर की तरफ मूव कराया तो मान लो 5 जूल वर्क खर्च हुआ मेरा, ठीक है ना। अगर मैं पाथ चेंज कर दूँ, यानी कि इस पाथ से ना जाकर मैं इस वाले पाथ पे जाऊँ, जैसे यहाँ पर मैंने दिखा दिया ये वाला पाथ, तो यहाँ पे कितना जूल खर्च होगा? 5 जूल वर्क खर्च होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता ये वाला वर्क, ठीक है ना। तो जिस पर वर्क डिपेंड ना करे तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। केवल पाथ डिपेंड करता है, यानी कि उस पाथ में इनिशियल और फाइनल पोजीशन कौन सी होगी। नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी नो दैट। देखो यहाँ बी, इस बी पॉइंट पर पहले चार्ज था क्यू नॉट, ठीक। देखो इस फिगर में बता दूँ मैं आपको, ये जो यहाँ पर है क्यू चार्ज ये वाला, ये ऑलरेडी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, और इन्फिनिटी पर रखा हुआ मेरे पास क्या? क्यू नोट चार्ज रखा हुआ। तो अगर मैंने यहाँ पर इस क्यू नोट पर मैंने कुछ वर्क करा और मैं उसको इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आया, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। उसी वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वी ए माइनस बी बी, फॉर्मूला वही लगा जब मैंने अभी पीछे बताया टॉपिक के अंदर, बी ए माइनस बी बी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन सी है? बी से मैं ए की तरफ गया तो फाइनल पॉइंट होगा मेरा ए, और कहाँ से स्टार्ट किया? बी पर। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन, डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कर रहे हैं? बी से ए की तरफ वर्क कर रहे हैं, अपॉन क्यू नोट। देखो जिस चार्ज पर हम वर्क करेंगे वही चार्ज अपॉन में आएगा, ये चार्ज नहीं आएगा क्यू वाला, जिस पर वर्क करेंगे वो वाला चार्ज आएगा यहाँ पर। और हम जानते हैं क्या, याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा इनफिनिटी कितना होता है उसका? 0। कितना होता है? 0। तो यहाँ पर बी बी कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर बोल भी रखा एट इन्फिनिटी। अब बात करते हैं ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल, मैंने बी बोल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, तो कितना बचेगा? वी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। इसकी यूनिट क्या होगी? पोटेंशियल की, पोटेंशियल की एक यूनिट किया बोल्ट, क्या होती है? बोल्ट। और ए क्या होती है? वी का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पर डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है? जूल, और जो चार्ज की क्या होती है? कुलाम। तो इसकी एक यूनिट हो जाएगी जूल पर कुलाम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर कुलाम या फिर बोल्ट। ये बोल्ट यूनिट किसने दी थी? बोल्टा ने, न्यूक्लियस बोल्टा। नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज होगा क्यू, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला कितना था? ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक पॉइंट चार्ज के लिए था। तो ऐसी बात निकाल लेंगे किसकी? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करेंगे, किसका? किसी भी चार्ज का। तो कैसे चेक करना देखो, तो वी कंसिडर द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन एट ओ, यानी कि यहाँ पर पास एक चार्ज प्रेजेंट है क्यू ऑलरेडी यहाँ। वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू। अब हम पोटेंशियल निकालना इस पी पर। तो पहले हम पोटेंशियल डेफिनेशन क्या थी कि पहले चार्ज कहाँ चाहिए? इन्फिनिटी पर, और जहाँ पर हम निकाल रहे हैं उस पर जैसे मैंने क्या बोला, पहला चार्ज प्रेजेंट क्या होगा? इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पहले मुझे इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाना पड़ेगा उस चार्ज को, और जितना वर्क मुझे करना पड़ेगा उसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो ये क्यू बना रहा होगा, तो वही मेरे पास वर्क कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा? पहले हमें वर्क करना पड़ेगा इस क्यू नॉट जो यहाँ पर दे रखा है इन्फिनिटी पर, और मुझे इस इन्फिनिटी चार्ज पर मुझे लाना पड़ेगा यहाँ तक, इसको लाकर तो हम वो वाला वर्क निकालेंगे यहाँ से। चलो देखते कैसे निकालेंगे। लेट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट इनिशियल एट इन्फिनिटी, बोला रखा है यहाँ पर, कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी पर। देन डब्लू, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि हम इस चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पर क्यू नॉट, मैं इसको बहुत स्लोली लेकर आऊँगा, यानी कि बहुत आराम से, ताकि इसकी स्पीड क्या हो? अप्रॉक्स 0 हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है ना, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट।
तो जब मैं कि इसके अगेंस्ट, इस क्यू के अगेंस्ट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करूँगा तो वर्क भी कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, माइनस एफ इंटू डी आर। देखो नेगेटिव साइन क्यों आया, यहाँ पर नेगेटिव साइन आया किसके लिए, अगेंस्ट के लिए, मैंने बताया था ना। देखो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा इधर की ओर, लेकिन हम उसे लेकर आ रहे हैं इधर की ओर, तो हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। एफ क्या होता है, फोर्स। ये एफ क्या होता है, फोर्स होता है, किसने बताया था, कूलम्ब्स लॉ ने। तो हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला कितना था, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ के Q1 कौन है मेरे पास, ये Q, और Q2 कौन है मेरे पास, Q नॉट। तो के Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब ये क्या है अपने पास, वेरी स्मॉल वर्क डन, तो हमें निकालना टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या करेंगे, बोथ साइड हम लगा देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाया। तो इंटीग्रेशन देखो हम लिमिट किसकी रखेंगे, अगर मैं बात करता हूँ डब्ल्यू की, जब स्टार्टिंग में कहा था हमारे पास टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर, तो वर्क कितना होगा वहाँ पर, जीरो, तो जीरो रख दिया। और यहाँ पर मैंने पी पॉइंट पर लेकर आया, तो मान लो वर्क डन मेरे पास हो गया डब्ल्यू, ठीक है ना। तो लिमिट जिसकी होती है जीरो, तो हम उसे रखते नहीं है लोअर लिमिट को। तो अपर लिमिट क्या है मेरे पास, डब्ल्यू आ जाएगी जब हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो डी के बैक साइड कौन है यहाँ पर, आर। आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस। तो पहले हम निकालेंगे क्या, ये क्या आती है, लोअर। तो लोअर मीन्स क्या इंडिकेट करता कि उसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी थी। तो देखो पहले टेस्ट चार्ज कहाँ था, इन्फिनिटी पर, और उसमें कहाँ तक लेकर आया, इस आर डिस्टेंस पर। तो इसकी लिमिट क्या होगी, क्यू नोट से कहाँ तक, वो इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट मीन्स पी पॉइंट। तो इसकी लिमिट होगी इन्फिनिटी टू आर। के क्यू नोट अपॉन, देखो आर स्क्वायर यहाँ पर नीचे कैसा, पॉजिटिव, ऊपर कैसे हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव, माइनस आर क्या, माइनस टू इंटू डी आर, माइनस यहाँ देखो के क्या कांस्टेंट, ये आउटसाइड आ गया, क्यू नोट कैसा आ गया, कांस्टेंट। देखो जैसे मैं इंटीग्रेशन करूँगा इसका, इंटीग्रेशन आर की पावर माइनस टू इंटू डी आर। तो जब भी हम इंटीग्रेशन ओपन करते हैं तो पावर में क्या होता, एक पावर प्लस की हो जाएगी। तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, और वो माइनस वन क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है ना। तो यहाँ देखो माइनस साइन ये रहा, और माइनस साइन बेरा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पर कैसा आ जाएगा, प्लस साइन। तो फिर हम करेंगे यहाँ पर, देखो कितना बचा, आर की पावर माइनस वन, तो इसका यहाँ पर वैल्यू कितना आएगी, वन अपॉन आर आ जाएगी, ठीक। तो फिर रखेंगे क्या, लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है मेरे पास, आर, तो एक बार इस आर के प्लेस पे आर आ जाएगा, और एक बार इस आर के प्लेस से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, ठीक। जब भी किसी के अपॉन में होता है इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यानी कि इस वाले पार्ट की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चा कितना, के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर। ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया हमारा, क्या आ गया, वर्क डन। और वर्क डन किस में स्टोर हुआ, उसी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो हमने इसे इंडिकेट कर दिया इस वाले यू से। अब मुझे निकालना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला कितना था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। याद रखना ये क्यू कौन सा होगा, जिस पे हमने वर्क किया होगा। तो वर्क किया हमने किस पे, क्यू नोट पर। तो यहाँ पर जो मेरे पास एक क्यू नोट है, तो यहाँ इस वाले क्यू नोट को हम इस डब्ल्यू के अपॉन में ले आएंगे। तो क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। और ये फॉर्मूला किसका होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता कि जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि एल डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस, एक तरफ माइनस क्यू चार्ज, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज। देखो चार्ज यहाँ भी है और एक चार्ज यहाँ भी है, तो जहाँ भी चार्ज की लोकेशन होगी तो वहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा और वहाँ पर क्या होगा, उसका एक खुद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। और मैंने क्या बताया था फर्स्ट टॉपिक के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन मैटर करेगा। अगर प्लस साइन होगा तो प्लस पोटेंशियल होगा, अगर माइनस साइन होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट ओ पॉइंट। तो पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको कि मेरे पास एक पहले डाइपोल है, यहाँ पर देखो ये रहा माइनस क्यू प्लस क्यू, सॉरी यहाँ पर प्लस है, प्लस क्यू, मेरे पास ओ पॉइंट है। तो यहाँ मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हम पहले निकालेंगे इस प्लस क्यू की वजह से, फिर पोटेंशियल निकालेंगे इस माइनस क्यू की वजह से। हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना था,
एक पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू अपॉन आर, जो पीछे की तरफ देखा था, देखो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट ओ पॉइंट, देखो माइनस क्यू चार्ज ये रहा और ओ पॉइंट मेरे पास ये रहा। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डायपोल के सेंटर से उस ओ पॉइंट डिस्टेंस कितनी यहाँ पर आर, तो एल यहाँ से देखो, अब मुझे निकालना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है वो आर डिस्टेंस, और एल डिस्टेंस है तो कितनी हो जाएगी आर प्लस एल। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा वी माइनस क्यू के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आर है मेरे पास, जो यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी यहाँ से आर की। अब निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट ओ। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस प्लस क्यू की बेस है, यहाँ पर कितना होगा। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस थी, ये आर डिस्टेंस थी, और मुझे निकालनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एल डिस्टेंस कम होगी। तो यहाँ कितनी डिस्टेंस आएगी आर माइनस एल, और चार्ज कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव, तो पोटेंशियल कैसा होगा इसका पॉजिटिव। तो इस वाले ओ पॉइंट पर मेरे कितने पोटेंशियल आ गए, इस ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट में पास पोटेंशियल आ गए कितने, दो पोटेंशियल, एक तो इस प्लस क्यू की बेस है और एक इस माइनस क्यू की बेस है। अब मुझे निकालना नेट मतलब इफेक्टिव पोटेंशियल कितना होगा। तो वी नेट इक्वल टू, देखो जब भी हम स्केलर क्वांटिटी के अंदर वर्क करते हैं नेट निकालने का, तो उसमें साइन लेंगे, क्या लेंगे साइन, ठीक है ना, क्या लेना पड़ेगा साइन। तो प्लस वी नेट इक्वल टू कितना होगा, वी प्लस और प्लस वी माइनस क्यू, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो बी प्लस क्यू से कितना के क्यू अपॉन आर माइनस एल, और यहाँ ये प्लस था ना, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए यहाँ पर साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब देखो यहाँ पर के क्यू ये आउटसाइड आ जाएंगे कॉमन चीज़, तो यहाँ बचेगा वन अपॉन आर माइनस एल माइनस वन अपॉन आर प्लस एल। देखो ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम जो होगा वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आर प्लस एल आर माइनस एल, फिर हो क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, आर प्लस यानी कि इस वन की आर से, फिर इस वन की एल से, ऐसे इस वन की आर से, इस वन की एल से, लेकिन साइन कैसा नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे। तो वन की आर से आर, लेकिन कैसा माइनस, तो माइनस आर हो जाएगा, वन की माइनस एल से माइनस एल, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। तो इस आर से आर कैंसिल आउट, तो कितना बच गया एल और एल 2l। हम जानते हैं क्यू इंटू 2l क्या होता है, डायपोल मोमेंट, दैट मीन्स पी क्यू इंटू 2l। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए पे कौन है आर, तो यहाँ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था क्या, जो डायपोल लेंथ होती है आर डिस्टेंस से वेरी स्मॉल होती है, तो एल स्क्वायर क्या करेंगे हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स इस जो एल स्क्वायर है इसकी अप्रॉक्सिमेटली कितनी हो जाएगी 0, तो हम इसको हटा देंगे। तो वी एक्सएल कितना हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना है डायपोल के एक्सेल पे होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इसके एक्सिस पे है नहीं है, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एक्सेल ऑफ द डायपोल। अब निकालेंगे क्या, सेम टू सेम पॉइंट निकालेंगे अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल में क्या होगा कि जो डायपोल होगा मेरे पास, देखो डायपोल है, तो इस डायपोल में पास माइनस क्यू चार्ज, एक मेरे पास है प्लस क्यू चार्ज। डायपोल के सेंटर पर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर एल, ये कितनी है एल, और निकालना मुझे क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स इस ओ पॉइंट में निकालना क्या, मुझे निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे, तो डायपोल के सेंटर से जब हम निकालते हैं डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या होती है आर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी आर डिस्टेंस होगी। ये कौन सा ट्रायंगल है, अगर मैं बात करता हूँ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम 90 के सामने कौन सी ये साइड हाइपोटेनियस, तो अपन निकालेंगे हाइपोटेनियस किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगी पावर, इसका रूट आ जाएगा, फिर पावर 1/2 आ जाएगी। तो बस यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, अब निकालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट ओ पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट ओ पॉइंट। तो हम निकालेंगे पहले पोटेंशियल इस प्लस क्यू की वजह से, फिर निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से। देखो प्लस क्यू से ओ पर निकाल लेंगे,
तो फॉर्मूला क्या वही पोटेंशियल का V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, तो के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है मेरे पास, डिस्टेंस निकाल लेंगे जहाँ पॉइंट चार्ज है और जहाँ निकालना हो। तो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस। तो कितनी होगी यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। चलो ऐसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट ओ पॉइंट। तो प्लस क्यू के लिए भी डिस्टेंस क्या होगी, सेम टू सेम ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल दोनों कैसा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। अब निकालेंगे नेट, यानी कि उस ओ पॉइंट पर मेरे पास दो पोटेंशियल आ गए, तो नेट पोटेंशियल के लिए दोनों को हम करेंगे एलजेब्रिक सम। एलजेब्रिक मतलब जो प्लस होगा प्लस लेंगे, जो माइनस का तो माइनस लेंगे। तो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कैसा होगा, प्लस का होगा, और माइनस क्यू की वजह से कैसा पोटेंशियल होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो जितना पोटेंशियल इसकी वजह से उतना पोटेंशियल इसकी वजह से, तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ पर, 0। क्या आ गया, 0। यहाँ पर देखो केस नंबर 3 एक्सेल और इक्वेटोरियल। नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। जब एक सिस्टम के अंदर बहुत सारा चार्ज आ जाए तो तब हमारा पोटेंशियल कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज होंगे, चाहे वो आपका एक चार्ज हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हमेशा पोटेंशियल सबकी वजह से आएगा। और जब हम पर्टिकुलर हर पॉइंट चार्ज का एक पोटेंशियल निकाल लेंगे, तो हम फिर नेट चार्ज मतलब नेट पोटेंशियल निकालने के लिए उस सिस्टम का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम निकालेंगे उसका एल्जेब्रिक सम। क्या निकालेंगे, एल्जेब्रिक सम। देखो यहाँ इस फिगर के अंदर कि एक इस ओ पॉइंट पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इस ओ पॉइंट के चार तरफ चेक करेंगे चार्ज कितने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे मान लो एन चार्ज मेरे पास है। तो पहले हम क्या पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर चार्ज का होना और डिस्टेंस का होना ये पता करेंगे, और डिस्टेंस कौन सी होगी, उस चार्ज से लेकर जहाँ हम पोटेंशियल निकालें वहाँ तक डिस्टेंस। तो यहाँ Q1 चार्ज है, तो मैंने बोल दी कि Q1 से इस ओ पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है, R1। यहाँ Q2 चार्ज के लिए R2, R3 एंड Rn। तो हम क्या करेंगे इस फिगर के अंदर, अगर मुझे निकालना नेट पोटेंशियल, तो हम सबका चार्ज से करेंगे नेट पोटेंशियल निकालने के लिए सबको एल्जेब्रिक सम कर देंगे, यानी V नेट इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन Vn। तो फॉर्मूला के क्यू यानी कि जो V1 है वो किसकी वजह से, Q1 वजह से, B2 Q2 ऐसे मेरे पास n वाला Qn की वजह से है। फिर वैल्यू पुट कर देंगे, फिर क्या कर देंगे सबको ऐडअप कर देंगे। तो ऐसे निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब बात करते हैं किसकी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ। याद सुनना कि जो ये टॉपिक है ये वाला, जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के डिफरेंट केस, पैरेलल प्लेट के या किसी और के, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर को मान लो कोई भी एक टेस्ट चार्ज है। अब वो टेस्ट चार्ज क्या होगा, इस किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा, तो मुझे जाहिर सी बात है वर्क करना पड़ेगा, और वर्क वो किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। और हम फिर वर्क डन जो निकाल लेंगे, फिर हम उसका निकाल लेंगे पोटेंशियल। देखो वी नो दैट क्यू नॉट, बच्चे के पास चार्ज क्यू क्यू नॉट, चार्ज मूव ए टू बी, यानी पहले चार्ज मेरे पास ए पर था और बी डिस्टेंस पर गया। मान ली डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, डी आर डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वी डू स्मॉल वर्क डन, कैसा वर्क डन करना पड़ेगा, जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी कैसा होगा हमारा, स्मॉल ही वर्क डन होगा। तो यहाँ डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज फोर्स लगा के इधर की तरफ, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स का ना करें इधर की तरफ, तो हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हमारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा और एफ जो हमारा एक्सटर्नल होगा, ये दूसरे के अगेंस्ट होंगे, ठीक है ना। तो जितना एक बार फोर्स होगा नेगेटिव, दो फोर्स होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ हम निकालेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना आ गया, एफ आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी आर। साइन कैसा है, नेगेटिव ड्यू टू अगेंस्ट वर्क। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ, एफ क्या मेरे पास, फोर्स। तो हम कितना फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, उतना फोर्स जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, तो फिर वो चेंजेस आ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मेरा इधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जानते हैं एफ का फॉर्मूला होगा क्यू इंटू ई,
जहाँ पर क्यू क्या होता है, चार्ज, वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो किस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस करा, क्यू नॉट ने। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, ई इंटू डी आर। देखो डब्ल्यू के अपॉन में अगर मैं इस क्यू नोट को ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं इस क्यू नोट को वहाँ ले गया तो कितना बचा, माइनस ई इंटू डी आर। और डी डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। तो डी वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। देखो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो यहाँ पर लगेगा डॉट साइन। क्या लगेगा, डॉट साइन, ठीक है ना। माइनस साइन किसके लिए आया, नेगेटिव के लिए। तो डेल्टा वी बोल दें, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब यहाँ पर देखो मैंने बोल रखा नेगेटिव साइन सो दैट पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर डायरेक्शन में है, इधर की ओर, जैसे फिगर में मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर एक चार्ज मेरे पास है, सेम चार्ज Q यहाँ और Q यहाँ, ठीक है ना। तो पोटेंशियल मेरा यहाँ पर और यहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल, पहली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा और यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा। क्योंकि देखो ये जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर जा रहा होगा, यानी कि यहाँ इधर की ओर, ये है थोड़ा इसकी पीछे बैक साइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल मेरा यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ क्या होगा, कम होगा। तो ये एक दो बार एमसीक्यू में पूछा गया है वाली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या होता, डेल्टा वी इक्वल टू ई माइनस डी आर। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो सरफेस होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसे हम किसे बोलते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इक्यू मीन्स होता है इक्वल, इक्यू मीन्स क्या होता है यहाँ पर, इक्वल। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब कोई भी एक सरफेस। तो कोई सी भी ऐसी सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल मेरा क्या होता है, सेम होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो यहाँ पे बोला गया एनी सरफेस दैट हैज़ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि ऐसी सरफेस जहाँ पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल कैसा होता है, सेम, तो उस सरफेस को हम बोला करेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहले प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो पहले प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नो वर्क इज डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मैंने फिगर के अंदर दिखा रखा, जैसे मान लो मेरे पास एक सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ मेरे पास है 2 पॉइंट, कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट मान लो यहाँ पर सी, ये मेरे पास 3 पॉइंट है। अगर टेस्ट चार्ज यहाँ मेरे पास है और ये सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस ए पर, चाहे मैं लेकर जाऊँ इसको मैं बी पर, फिर मैं बी से लेकर जाऊँ सी पर, तो चाहे मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट, किसी भी सरफेस के, उस सरफेस से किसी पॉइंट पर मैं से लेकर जाता हूँ, तो हमेशा वर्क डन मेरा कितना होगा, 0, ठीक है ना। अब देखो 0 क्यों होता है, देखो डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ, जैसे मैंने यहाँ बोला डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डेल्टा वी क्या होता, देखो अगर मैं ए से बी की तरफ गया, यानी कि ए से बी की तरफ, तो फाइनल कौन सा है, बी पॉइंट, तो बी बी माइनस बी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। बी बी क्या है, पोटेंशियल एट बी पॉइंट, वी ए क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यानी कि ऐसी सरफेस जहाँ पर ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। यानी कि जितना पोटेंशियल मेरा ए पर होगा वही पोटेंशियल मेरा बी पर होगा। तो जब मेरे पास 2 क्वांटिटी अगर इक्वल होंगी और उनका डिफरेंस कितना होता है, हमेशा 0। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो गया, क्यू नॉट की मैंने उधर करी तो कितना आ गया, 0 इंटू क्यू नॉट, 0 आ जाएगा आपका। तो ये देखो यहाँ पर पोटेंशियल आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ इक्विपोटेंशियल इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इसने बात बोली है कि जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा मेरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका जो फोर्स होगा मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो नॉर्मल होगा उस सरफेस के। कैसा होगा, नॉर्मल। नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाएगा ये। और जब फोर्स नॉर्मल क्या होता है, यहाँ पर देखो ये तो जानते होंगे, जिधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वो फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, उस चार्ज पार्टिकल पर। तो डेल्टा वी इक्वल टू ई माइनस वो ई इंटू डी आर।
तो डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी आर कोस थीटा। कोस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर लगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट क्यों? हम जानते हैं क्या पोटेंशियल कैसे क्वांटिटी है? स्केलर, तो यहाँ कोस आएगा। थीटा क्या होता? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डेल्टा वी कितना? 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो नहीं हो सकता, ना डिस्टेंस 0 हो सकती, तो फिर मुझे ये वाली पार्ट 0 होना पड़ेगा। कौन सा? कॉस थीटा। तो थीटा हम जानते हैं कोस की वैल्यू 0 किस एंगल पर होती है? 90 डिग्री पर, कोस के अंदर। तो यहाँ थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। तो इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पास होगा उसका डिस्टेंस, उसके बीच में से कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर अपार्ट द रीजन इज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बात बोलेगी यहाँ पर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर पास होंगे, जैसे मान लो मैंने बोला एक फिगर में मैंने दिखाया इधर की ओर, देखो ये पहली सरफेस, ये दूसरी सरफेस, और ये मान लो तीसरी सरफेस। यहाँ पर पास क्या है? ये सरफेस बहुत पास है, तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मान लो एक सरफेस मेरी ये रही, एक सरफेस मेरी ये रही, और एक सरफेस मान लो मेरे पास ये रही, तो यहाँ क्या है? ये डिस्टेंस बहुत, इनके बीच में गैप बहुत सारा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, no two equipotential surface can intersect each other because at the point of intersection there will be two value of electric potential at the point of intersection which is impossible। इसमें क्या बात बोलो? जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में कट नहीं करती, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर क्या होता है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो अगर मैंने बोला कि एक मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाली है पहले नंबर की, एक दूसरी मान लो ये वाली है, ठीक है ना, ये वाली। जैसे मैंने बोला यहाँ पर मान लो पोटेंशियल का है कितना? 5 वोल्ट, यहाँ मान लो पास 2 वोल्ट, ठीक है ना। अगर ये आपस में कट कर गई, जैसे मान लो एक और ये दूसरी, ये आपस में कट कर गई, तो यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंट। तो वहाँ पर क्या होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लगेगी फिर, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना हमेशा, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपस में कट कर रही तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कभी भी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, निकालेंगे किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो होता है हमारे पास जो भी हम चार्ज पर वर्क करेंगे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो जो हमारी एनर्जी, जो हमारा वर्क डन होता है वो किस में चेंज होता है? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक। फ्रॉम इनफिनिटी टू, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के दो केस होंगे। केस नंबर फर्स्ट, तो केस नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट, यानी कि हम पहले निकालेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे जब उस सिस्टम के अंदर कोई एक्सटर्नल चार्ज ना रखा हुआ हो, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? देखो, वी नो दैट वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R1, तो हमारा वर्क कितना होगा? 0। याद रखना जो भी हम वर्क करते हैं वो किसी के अगेंस्ट करते हैं। अगर यहाँ पर कोई अगेंस्ट वाली चीज़ ना हो तो हमेशा वर्क कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। जो कि यहाँ बोल भी रखा, बिकॉज नो एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि देखो पहली पोजीशन कौन सी थी इसकी? पहली पोजीशन मान लो ये वाली थी इसकी, यहाँ पास दो चार्ज रखे इन्फिनिटी पर, Q1 एंड Q2। तो अब मैं क्या करूँगा? इसे वर्क करूँगा और पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा इन दोनों चार्ज की। तो देखो जब मैं इस वाले Q1 को किसी एक लोकेशन पर लेकर आऊँगा इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर, मान लो मैंने R डिस्टेंस पर लेकर आया, मैं इसको मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया, तो देखो मैंने किसी के वर्क करा नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि यानी कि यहाँ पर पास केवल दो ही चार्ज है, Q1 और Q2। यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज नहीं जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रिसिटी फोर्स प्रोड्यूस करेगा उस चार्ज पार्टिकल पर। तो यहाँ पर कोई बात हुई नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैंने बोल भी रखा, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई फील्ड है नहीं, तो हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। तो वर्क डन कितना होगा? यहाँ पर 0 वर्क डन होगा यहाँ पर। अब निकालेंगे वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज इन्फिनिटी टू पॉइंट R2। अब यहाँ पर क्या? Q1 चार्ज चला गया यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर,
अब निकालते हैं कि यहाँ पर जो ये चार्ज है Q2 वाला अब जाएगा इस वाले पॉइंट पर। तो मैंने बोला ये डिस्टेंस कितनी है उसकी R2, कितनी डिस्टेंस है उसकी R2। तो देखो जब पहले Q1 चला गया तो Q1 तो यहाँ प्रेजेंट है, जब मैं इस Q2 को लेकर आऊँगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा इस Q2 के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो कितना होगा W2 इक्वल टू, हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला, देखो V इक्वल टू W अपॉन Q, अगर W निकालेंगे तो हो जाएगा VQ। V क्या है पोटेंशियल और Q क्या है चार्ज, कौन सा चार्ज जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो हम वर्क कर रहे हैं इस Q2 चार्ज पर, तो चार्ज मल्टीप्लाई कौन सी आएगी Q2 आ जाएगी। अब जो मेरे पास होगा पोटेंशियल V1, ठीक है ना, वो पोटेंशियल कौन सा होगा जो पोटेंशियल बना रहा होगा। तो पोटेंशियल किसका होगा यहाँ पर Q1 का, क्योंकि जब Q1 आया था तो कोई चार्ज नहीं था, तो कोई पोटेंशियल उसका नहीं था। अब क्या होगा, जैसे चार्ज 2 आएगा तो यहाँ पर Q1 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो W नेट कितना आएगा W1 प्लस W2, तो 0 प्लस V1 इंटू Q2। तो V क्या है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, ये वाली डिस्टेंस, और कोई नहीं लेंगे, जो Q1 से Q2 की डिस्टेंस हुई वो डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर ये वाली। तो कितना है यहाँ पर R12। तो कितनी आ गई एनर्जी आपके पास आ गई U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12। ये R12 क्या है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज। when 3 चार्जेस प्रेजेंट मेक ए सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि सिस्टम ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो कैसा होगा जैसे मेरे पास इनफिनिटी पर पास चार्ज रखे हैं Q1 Q2 Q3, तो पहले चार्ज Q1 लेकर आएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी के अगेंस्ट। तो Q1 पर जो जब मैं Q1 को उठाकर लेकर यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर लेकर आऊँगा तो मेरा नेट वर्क डन कितना होगा, उस पॉइंट पर 0 होगा, ठीक है ना। अब निकालते हैं Q2। तो जैसे मैं Q2 को लेकर आऊँगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, इस Q1 के अगेंस्ट, ठीक है ना। चलो अब निकालेंगे जैसे Q3, जैसे मेरे पास इस Q3 के ऊपर जैसे मैं यहाँ पर वो निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे अब 2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस Q1 का भी होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा Q2 का भी होगा। तो यहाँ मेरे पास क्या है W3 आ जाएगा, मेरे पास 2 वर्क डन आएंगे, ठीक है ना। W1 पर कितना वर्क डन 0, W2 पर पहले की वजह से, और W3 पर पहले और दूसरे की वजह से, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 कितना था 0, W2 कितना था ये रहा जिसे हमने Q2 पर चार्ज करा था। तो वायदा किसकी वजह से, पहले की वजह से, तो V1 इंटू Q2। अब निकालेंगे थर्ड का। तो थर्ड में क्या था पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज, किस पर Q3 पर। तो V1 इंटू Q3 V2 इंटू Q3 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली U इक्वल टू K Q1 Q2 प्लस ये वाली। अब निकालेंगे केस सेकेंड क्या है पोटेंशियल निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो W1 हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है ना। देखो कि ये जो मेरे पास चार्ज है Q, ये वाला Q, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। Q1 जब आएगा तो पहले क्या था, ये चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो वर्क डन कितना था 0। लेकिन यहाँ पर क्या चार्ज मेरे पास प्रेजेंट है, तो क्या होगा हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट Q1 के लिए। जब Q2 आएगा तो इसके अगेंस्ट वर्क होगा, इसके अगेंस्ट वर्क होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। तो W1 कितना होगा V इंटू Q1, W2 कितना होगा V इंटू Q2 प्लस V1 इंटू Q2। वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो वैल्यू मेरे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। अब बात करते हैं क्या बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसमें क्या बात है कि जब भी किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे तो वो कैसे कैसे बिहेव करेगा, वो हमें चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। तो पहली बात, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ 0, ठीक है ना, इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि कोई भी कंडक्टर होगा तो इसके इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। कितना होगा 0, देखो 0 क्यों हुआ। अगर मुझे निकालना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नेट इक्वल टू कितना होगा, देखो अगर मान लो मेरे पास ई ओ क्या है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास इनसाइड है, ये मेरे पास क्या है कंडक्टर, क्या है कंडक्टर। तो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर देखो मैंने बोल दिया प्लस साइन तो माइनस साइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की ओर आउटसाइड के लिए। अब मेरे पास कंडक्टर आ गया, तो हम जानते हैं कंडक्टर कैसा होता, स्टार्टिंग में न्यूट्रल होता, क्या होता न्यूट्रल। तो यहाँ पर क्या हो, जितने पास चार्ज प्लस होंगे उतने चार्ज माइनस के होंगे। लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, राइट साइड, कैसा है राइट साइड। तो यहाँ पर प्लस चार्ज जाएगा राइट क्या कहते हैं राइट साइड इस कंडक्टर का, और माइनस जाएगा अदर साइड, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैं आपको बताता।
तो जब इस कंडक्टर के अंदर प्लस चार्ज आ गए इधर की ओर, माइनस चार्ज आ गए अपोजिट साइड दिस साइड, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई इन साइड इधर की आ जाएगा लेफ्ट साइड। देखो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड। तो यहाँ कैसी डायरेक्शन है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा। ई आउटर हमेशा ई एक्सटर्नल के बराबर होगा किसी कंडक्टर के अंदर, याद रखना। जब भी किसी कंडक्टर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर जाता हूँ, ठीक है ना, तो हमेशा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का होगा उतना ही वो सेटअप कर लेगा इनसाइड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कंडक्टर के अंदर, जीरो। तो इसलिए हमेशा क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी, at the surface of charged conductor electrostatic field must be normal the surface every point because charge is always reside the surface of the conductor। यानी कि जैसे मेरे पास कोई भी अगर मैंने चार्ज दिया या कोई भी चीज़ मेरे पास है तो इस कंडक्टर के कैसे जाती है हमेशा नॉर्मली, कैसे जाती है उसकी नॉर्मली, ठीक है ना। मैंने बताया था कि नॉर्मल क्यों जाती है, क्योंकि एंगल कितना होता है इसका 90 डिग्री, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इनसाइड द। नेक्स्ट टॉपिक, वो नेक्स्ट पॉइंट, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो एंड एक्सिस चार्ज रिसाइड एट द सरफेस। देखो जब भी चार्ज मैं दूंगा किसी कंडक्टर को, जैसे मान लो मैंने चार्ज रखा अंदर की तरफ, तो ये कहाँ जाता है, ये चार्ज को मूव कराता है और कहाँ जाता है सरफेस पर, रिसाइड से हो जाता है वो, ठीक है ना। ये क्या होता है, ड्यू टू रिपल्सन। तो वी नो दैट ई इंटू डी ए, यानी कि गॉस थ्योरम लगाएगा ई इंटू डी ए इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं चार्ज तो अंदर बचा नहीं है, तो क्यू इनसाइड कितना होगा, जीरो। जब क्यू इनसाइड जीरो होगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर जीरो वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट है पर ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो यानी कि जीरो कब होगा, देखो एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो तो होती नहीं है, तो फिर चार्ज की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, कांस्टेंट होता है ये। देखो हम जानते फॉर्मूला डी वी इक्वल टू ई माइनस इंटू डी आर, अगर निकालो डी वी अपॉन डी आर तो कितना आएगा, ई आएगा, और हम जानते हैं ये कितना होता है, जीरो, कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पर जीरो रख दिया। तो डिस्टेंस का, अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करता हूँ पोटेंशियल का, तो कितना आना चाहिए, जीरो। अब जीरो क्यों आएगा, किसी का डिफरेंशियल की जीरो कब होता है, वो होता है कांस्टेंट का। तो यहाँ पर इसलिए v क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। जो हमारे पास सीट के लिए था, किसके लिए था, दो सीट के लिए कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चेक करते हैं यहाँ पर। तो बाय गॉस लो ये आया कैसे, बाय गॉस लो ई इंटू डी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो इसका सरफेस एरिया कितना है यहाँ पर ए, तो ए आ जाएगा। सी क्यू चार्ज पास क्या, चार्ज, जब चार्ज होता है सरफेस पर कितना होता है, सिग्मा इंटू ए से ए कैंसिल, तो ए कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग मतलब बचाव होता है, क्या होता है, बचाव रखना। तो द फिनोमिना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो अगर मान लो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रेजेंट टाइम में, अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्री कर दूं, क्या कर दूं, किसी प्रोसेस से फ्री कर दूं, तो प्रोसेस कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहलाएगी, शील्डिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन दैट द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैन इज इनसाइड द कैविटी ऑफ ए होलो कंडक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक होगा जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, कौन है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए इंसुलेटर, यानी कि मेरे पास दो कंडक्टर होंगे, उन दोनों कंडक्टर के बीच में या कहीं भी एक इंसुलेटर डालेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, उन दोनों कंडक्टर पर हम चार्ज स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, चार्ज स्टोर करेंगे। तो वो चार्ज स्टोर करेगा तो उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर, क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, जो चार्ज को स्टोर करे उसे हम बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है ना। और जब मुझे नीड होगी उस चार्ज की तो हम वो यूज कर लेंगे, ठीक। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल स्पेस। तो कैपेसिटर क्या होता है, वो छोटी सी जगह में जो चार्ज स्टोर कर ले, ठीक है ना, तो उसे बोलेंगे कैपेसिटर।
ठीक। और जितना चार्ज वो स्टोर कर सके, उसकी जो कैपेबिलिटी होगी स्टोर करने की, उसको बोलते हैं हम उस प्रॉपर्टी को कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। ए सिंगल कंडक्टर यूज्ड बट अदर कंडक्टर एट इन्फिनिटी, यानी कि पहले कंडक्टर को हम रखेंगे और जो सेकंड में पास होगी उसका रखेंगे इन्फिनिटी पर। कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पर। ठीक, इन दोनों भी हम रख देंगे इंसुलेटर, तो चार्ज यहाँ पर स्टोर होता रहेगा। नोट, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट कंडक्टर। अगर यहाँ पर दो प्लेट होंगी फर्स्ट एंड सेकंड, जो जितना चार्ज यहाँ पर स्टोर होगा वही ड्यू टू इंडक्शन चार्ज यहाँ पर मेरे पास इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ बात बोल रखी नोट के अंदर क्या, कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कंडक्टर। अब कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज रेशियो द चार्ज क्यू गिवन टू द कंडक्टर द राइज द इट्स पोटेंशियल वी, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल सी। जैसे मेरे पास कोई एक प्लेट है वाली, है ना, इस प्लेट में ना चार्ज देता गया है ना। जैसे मैं चार्ज को यहाँ पर इंक्रीज करता गया तो क्या होगा? इसके साथ साथ पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो एक चार्ज आएगा तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। जैसे दूसरा चार्ज आएगा तो पोटेंशियल और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, नेक्स्ट चार्ज आएगा वो भी तब भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। अगर चार पास सिमिलर चार्ज आएंगे, जैसे प्लस प्लस आए या फिर माइनस माइनस आए, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या समझे कि जो पोटेंशियल होगा वो चार्ज के बढ़ने से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर क्यू, आइसोलेटेड क्यों बोला गया? अगर मान लो कोई इफेक्टिंग हम ना डालें उसके अंदर, तो जो चार्ज होगा क्यू वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पोटेंशियल के। जब हम हटाएंगे साइन तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, जिसे हम बोलते हैं क्या? कैपेसिटेंस। तो क्यू इक्वल टू सी बी। अगर हमें निकालना हो सी तो फॉर्मूला क्या आएगा? क्यू अपॉन बी। और क्यू अपॉन कैपेसिटेंस यूनिट क्या होती है? फैरड। क्या होती है? फैरड। या फिर एक यूनिट हो सकती है इसकी कितनी होती है? चार्ज की कूलाम पर वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज की क्या होती है? वोल्ट होती है पोटेंशियल की। अब कुछ फैक्टर दे रखे कैपेसिटेंस के, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से? साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन द नेबरहुड। पहली बात क्या होगी? जो कैपेसिटेंस होगा वो डिपेंड करेगा उस कैपेसिटर के साइज एंड शेप पर। दूसरा क्या होगा? नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि जैसे मान लो मेरे पास ये दोनों प्लेट्स हैं तो इनके बीच में हम मीडियम कौन सा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीडियम को डालने से क्या होगा? डायरेक्ट कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो वो बात मैटर करेगी यहाँ पर। थर्ड पॉइंट क्या? प्रेजेंस ऑफ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये कैपेसिटर है तो उसके नेबरहुड में कौन सा कंडक्टर है या कौन सी चीज़ है, तभी ये इफेक्ट करेगा। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास कि कैपेसिटेंस हम निकाले हैं किसकी वजह से? एक स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से। ठीक है ना। वो कितना आएगा? तो देखो मैंने क्या काम करा, एक कंडक्टर ले लिया क्यू नोट ये वाला, वो क्यू जिसमें पास क्यू चार्ज स्टोर्ड है। ये चार्ज कहाँ जाएगा? कंडक्टर के आउटसाइड चला गया। सेंटर से डिस्टेंस मैंने कितनी बोल दी? आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस होगी। तो देखो इस सेंटर से इस पॉइंट पर डिस्टेंस हमेशा ये भी आर होगी, है ना, ये भी आर होगी और ये भी आर ही होगी। ठीक है ना। अब निकालते हैं यहाँ पर। लेट अस कंसिडर द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर विद ए रेडियस कैपिटल आर। द चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इट्स एंटायर सरफेस। एज्यूम टू concentrated at the center of the charge sphere, we know that। देखो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि चार्ज वो जो कैपेसिटेंस होगा यानी कि जो पास चार्ज क्यू होगा इक्वल टू सी बी होगा। अगर मुझे निकालना हो सी तो क्या आएगा फॉर्मूला? क्यू अपॉन बी। जब भी हम कैपेसिटेंस निकाला करेंगे तो हमेशा दो बातें निकाला करेंगे। कौन कौन सी? एक तो चार्ज स्टोर्ड, एक निकालेंगे पोटेंशियल उसका। ठीक। देखो टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ, तो देखो हमारे पास किसी इक्वल टू क्यू अपॉन बी होगा। ठीक है ना। तो पहले निकालेंगे चार्ज और फिर निकालेंगे पोटेंशियल। तो टोटल चार्ज ऑन ए कंडक्टर कितना आ गया? क्यू आ गया यहाँ पर। कितना आ गया? क्यू। और पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 क्यू अपॉन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ये क्यों लगाया? कि जो मैंने चार्ज दिया था पहले सेंटर पे दूंगा इसका चार्ज, वो तो बाद में जाएगा उधर घूम के। अगर मैंने सेंटर पे चार्ज दिया था ये वाला क्यू चार्ज, तो कहाँ चला गया? राइज होकर सरफेस पे आ गया। ठीक है ना।
ये वैल्यू रखो उसकी। जब मैं इस क्यू की और इसकी यानी कि इस वाले क्यू की और पोटेंशियल की इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्यू अपॉन ये आएगा, तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये वाली पार्ट क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा इधर की ओर। तो कितना आ गया, सी इक्वल टू 4πε0r नॉट फॉर अर्थ कैपेसिटेंस, यानी कि जो अर्थ होती है उसका भी कैपेसिटेंस होता है, कितना होता है 711 माइक्रोफेरेड। माइक्रो क्या होती है, स्मॉल यूनिट, तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कितना 711 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फेरेड, ऐसा यूनिट के अंदर तो वैल्यू इतनी होगी। ये किसके लिए, अर्थ के लिए। अब देखो अर्थ तो बहुत बड़ी है और उसके पास क्या होता है, केवल इतना ही कैपेसिटेंस होता है। अब आता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिकली होता है एक टाइप का इंसुलेटर। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैं किसी चार्ज देता गया, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, एक टाइम पर उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने से पहले पहले जो भी वो स्टैंड कर गया, देखो यहाँ बोला था डायलेक्ट्रिक मीडियम कैन विद स्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो अपना इंसुलेशन ना खोए, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी बना के रखे, ठीक है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद भी अगर वो अपनी प्रॉपर्टी इंसुलेट रखता है तो उसके बोलते हैं क्या, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एयर कितना होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 3 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। ये पढ़ लेना इसको, ठीक है, ये थ्योरी है ये वाली। नेक्स्ट डायरेक्ट हमने पढ़ ही लिया ये वाला कंडक्टर। ये टॉपिक नहीं आता, डायरेक्ट्रिक क्या होते हैं ये भी नहीं आता। इफेक्ट, हाँ ये ठीक है, इस वाले टॉपिक देखो, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि डायलेक्ट्रिक आने से कैपेसिटेंस में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वी नो दैट ई जो मेरे पास होगा ई नेट वो हमेशा ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड होगा, ठीक है ना, ये वाली याद रखना इसकी। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वी की होगा, तो ई नॉट अपॉन के टाइम्स कम होगा, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इफेक्ट पड़ेगा। हम जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है, वी इक्वल टू ई इंटू डी, यहाँ पर ई क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होगा ई नॉट अपॉन के टाइम्स इंटू डी। और अगर मैं वैल्यू से पुट करूँ पोटेंशियल के लिए तो कितना होगा, वी इक्वल टू वी नॉट अपॉन के। इफेक्टिव ऑफ कैपेसिटेंस यानी इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, ये भी क्या होगा, ये यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज। बाकी में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स कम हुआ था, पोटेंशियल क्या था, के टाइम्स कम हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, के टाइम्स इंक्रीज होगा। यह वो लिखा गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये लास्ट टॉपिक है शायद। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a। यही इसमें बात बोलेगी, यहाँ पर पास 2 प्लेट्स होंगी, कितनी प्लेट्स, 2 प्लेट्स, ठीक है ना। तो हम क्या होगा, एक बार चार्ज देते जाएंगे, मतलब चार्ज जैसे हम देते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल उसका इंक्रीज होता जाएगा और हम पर क्या होगा, कैपेसिटर बनेगा। क्यों, क्योंकि जो चार्ज स्टोर करेगा उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, ठीक। अब से कुछ चीज़ें हैं, कुछ केस है इसके। अब निकालें कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब मेरे पास क्या फिल हो, एयर। तो देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम के अंदर पहली यहाँ पर एक प्लेट ही बना ली, एक प्लेट मैंने यहाँ पर ये बना ली, ठीक। इसमें क्या था, यहाँ पर मैं क्यू चार्ज देता गया, इसे मैंने कर दिया ग्राउंडिंग ड्यू टू अर्थ, ठीक है ना। इसी बीच में यहाँ पर क्या, एयर, क्या यहाँ पर एयर। तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी, कैपेसिटेंस निकालना है वही तरीका मेन, क्यू अपॉन बी। तो पहले निकालेंगे चार्ज स्टोर्ड, फिर निकालेंगे पोटेंशियल, ठीक। तो चार्ज प्लेट किस पर, मतलब चार्ज किस पर गया, प्लेट पर गया। तो हम जानते हैं प्लेट पर कैसा होता है डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का, सर जिसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अगर से क्यू निकालो कितना आएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर पास चार्ज तो आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, सिग्मा इंटू ए। अब बात निकाल दिया क्या, पोटेंशियल। तो वी इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू डी। ई क्या है मेरे पास,
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर लास्ट वाले केस थे, अगर दो प्लेट्स हैं मेरे पास, एक पर प्लस साइन है, एक के पास मान लो माइनस साइन है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, तो इसके लिए कितनी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आगे इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक, यहाँ पर कितना होगा ई इक्वल टू ई नॉट सिग्मा ई नॉट अपॉन ये बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि इसके बीच में ये वाली वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मैं क्या होगा यहाँ पर इस क्यू की वैल्यू और इस वी की वैल्यू हम दोनों पार्ट में रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पर रखा तो कितना आ गया सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। नोट देखो, व्हेन एन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अरेंज विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट्स, देन जब मेरे पास एन प्लेट आ जाए, क्या आ जाए एन प्लेट, तो क्या होगा एक प्लेट के बेस से कैपेसिटेंस निकला, दूसरी से निकलेगा, तीसरी की फोर्थ थर्ड मतलब ऐसे चलता रहेगा। तो कितना होगा हमेशा n माइनस वन रखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर रखना पड़ेगा n माइनस वन इंटू वही पार्ट सिग्मा वो एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए अपॉन डी। ठीक, अब नेक्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंप्लीट फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। यहाँ क्या बात बोली गई है कि अब जो हम यहाँ पर निकालेंगे कैपेसिटेंस, ठीक है ना, जो हम कैपेसिटेंस यहाँ पर निकाल लेंगे वो हम निकालेंगे जब कोई मीडियम फुल फिल हो इससे, ठीक है ना, कोई भी जगह कोई स्पेस खाली ना हो। तो हम सी इक्वल टू क्यू पर भी निकालेंगे, पहले तो चार्ज निकालेंगे, चार्ज कहाँ है प्लेट पर, तो कैसा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू प्रीवियस की तरह सेम ही आएगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब निकालेंगे पोटेंशियल। देखो जब भी कोई भी मीडियम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओरिजिनल अपॉन के टाइम्स कम हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा वी इक्वल टू ई डैश डी, ई की वैल्यू कितनी होगी ई नॉट यानी कि ओरिजिनल यानी ई अपॉन के इंटू डी। दोनों वैल्यू पुट करेंगे हम, तो जब दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब बताओ ये वैल्यू किसकी थी प्रीवियस उसमें टॉपिक में, सी की वैल्यू थी, जब पास कंप्लीटली फिल था, वो कंप्लीटली एम्प्टी था, तो कितना आएगा सी डैश इक्वल टू के इंटू सी। अब बात करते हैं क्या पार्सली फिल की, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्सली फिल्ड विद स्लैब। अब क्या होगा इसमें पार्सल मतलब कुछ पार्ट तो ये होगा खाली और कुछ पार्ट में क्या होगा यहाँ पर मीडियम भरा हुआ होगा। तो जैसे मैंने बोल दिया कि मीडियम में टी थिकनेस पर भरा हुआ है, इनपुट डिस्टेंस कितनी होती है डी, ये वाली। ठीक, तो जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये डिस्टेंस कितनी होगी डी माइनस टी, दोनों को लगाकर। ठीक, चलो यहाँ हम निकालेंगे वो कैपेसिटेंस निकालना है फॉर्मूला क्यू अपॉन बी, पहले निकालेंगे चार्ज फिर निकालेंगे पोटेंशियल। तो चार्ज तो सिंपल भी आएगा क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब निकालेंगे वी नेट, यहाँ पर वी नेट क्यों लगाया, यहाँ पर वी वन वी टू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मीडियम अलग अलग आ गए, तो जैसे मेरे पास मीडियम चेंज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो बी नेट इक्वल टू कितना होगा वी वन प्लस बी टू, बी वन कितना होगा बी हम फॉर्म में जानते हैं ई इंटू डी और डी क्या है डिस्टेंस। तो फर्स्ट मीडियम कौन सा, एक तो ये वाला मीडियम एक ये वाला मीडियम, तो इस फर्स्ट मीडियम डिस्टेंस कितनी थी डी माइनस टी, तो आ जाएगा ई डी माइनस टी प्लस मीडियम यहाँ पर है तो मान लो इसका डायरेक्ट कौन सा कितना है की, तो कितना होगा ई अपॉन के इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर इसकी थिकनेस कितनी थी टी थिकनेस थी इसकी। अब देखो यहाँ पर ई और ई कॉमन चीज़ आ गई, तो क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसके बाद बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में क्यू की वैल्यू ये रही, ई की ये रही, दोनों को हम वो करेंगे रिड्यूस, तो सिग्मा नॉट अपॉन वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक, व्हेन द मोर डायरेक्ट्रिक स्लैब पार्सली फिल्ड, जब बहुत सारे आ जाएँ, तो यहाँ क्या था देखो डी माइनस टी था, तो यहाँ डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस माइनस टी थ्री प्लस ऐसे टी वन वो प्लस का होगा टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू इन्फिनिटी तक। अब निकालते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, क्या निकालते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की कैपेसिटर कैसे हम अरेंज करते हैं। तो दो तरीके हैं इसके अरेंज करने के, पैरेलल और सीरीज। तो हम पढ़ रहे हैं पहले सीरीज के लिए, बता सीरीज में क्या चीज़ सेम याद रखना, सीरीज में क्या होता चार्ज होता सेम हर कैपेसिटर पर और पोटेंशियल होगा डिफरेंट। ठीक, तो हम जानते हैं कि वी जो भी पास बैटरी यहाँ पर लगाई गई होगी वी बैटरी,
तो कुछ पोटेंशियल यहाँ गया होगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ, कुछ पोटेंशियल यहाँ। तो जो वी नेट होगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो V इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो B का फॉर्मूला Q अपॉन C, यहाँ जाएगा Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यह है फॉर्मूला यहाँ से। Q इक्वल टू CB, अगर V निकाले तो क्या जाएगा Q अपॉन C। तो यहाँ पर क्या आएगा, Q कॉमन आ जाएगा, तो Q से Q क्या आ जाएगा आपस में कैंसिल आउट। तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या होता है, हम याद रखेंगे कि पैरेलल में क्या होता है कि Q सेम नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है सेम, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सीरीज के अंदर सेम ही होता है, वो पैरेलल के अंदर सॉरी। अब हम यहाँ पर देखेंगे Q, जो Q चार्ज होगा वो देखो Q1 चार्ज यहाँ का होगा, Q2 चार्ज यहाँ, Q3 चार्ज यहाँ। तो नेट चार्ज जो होगा Q ये वाला वो इन तीनों चार्ज के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। तो CV Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का फॉर्मूला CB इक्वल टू C1B C2B C3 इंटू B। तो B क्या हो जाएगा सेम, क्या हो जाएगा कॉमन लेके कैंसिल आउट। तो C कितना आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये चैप्टर आपका होगा कंप्लीट, ठीक है ना। अगर मान लो आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा उस टॉपिक को। थैंक यू। अगर मेरे पढ़ाया आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।